उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसके बैच का नाम है लक्ष्य 250 प्लस। अभी देखिए, गणित में जो 16 चैप्टर पूछे जाएंगे, 16 चैप्टरों से जो प्रश्न आने हैं, आज आपका दूसरा अध्याय एलसीएम और एचसीएफ पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर का ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो कि बचा हो। एग्जाम में आने वाले हर एक प्रश्न, उनके टाइप सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में ही मौजूद मिल जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बिना समय बर्बाद किए सीधे पहले हम लोग महत्तम समापवर्तक को पढ़ते हैं। इसके पहले लघुत्तम समाप्त हो चुका है। आइए समझिएगा। आप देख रहे होंगे टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 6 से 7 प्रकार के प्रश्न हैं। 6 से 7 अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, जिनको हम लोग बारीकी से समझेंगे। पहला वाला क्या, पहले भाई बेसिक से लिया गया, ताकि जो है चीजें, जैसे हम कह रहे थे ना क्लास में, कोई भी प्रश्न एकदम लोअर से लेकर के एकदम हायर तक कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तब जाकर के एग्जाम में प्रश्न पूरे के पूरे जो है कवर होंगे। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि 12, 40 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम आपसे कहे थे, देखिए लघुत्तम हो या महत्तम, सबसे पहले आप उनके गुणनखंडों को तोड़िए। कहेंगे 12 है, पहले क्या है 12, 40, 60। इससे पहले जो भी क्लास कर चुके हैं, मुझे लगता है इसके आगे क्या करना है उन्हें बखूबी पता होगा। तोड़ने का तरीका 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ये आपका 12 का खंड हो गया। इसके बाद आप 40 को तोड़ेंगे, कहेंगे 8 पांचे 40, 40 यानी कि 2 दूना के 4 दूना के ये 8 हो गया, और 8 पांचे क्या है 40 है। अब इसके बाद आपको 60 दिखाई दे रहा है, 12 पांचे 60, यानी कि आपका 2 दूना के 4 तिहाई 12 और 12 पांचे 60। तो ये तोड़ने का क्रम था, जो कि कम समय में तोड़ा जा सकता है। आप जब गुणनखंड करेंगे तो वो लंबा होता है, ऐसे 2-2 खंड में डिवाइड करके आप तोड़ सकते हैं। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता क्या है? ये जो टूटे हुए खंड हैं, इनमें से ऐसे कितने खंड हैं जो सभी में मौजूद हैं, किसी एक या 2 में नहीं, 3 अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों में मौजूद होने चाहिए। तो आप कहेंगे 2 जो है इसमें है, 2 इसमें है, और 2 बार जो है 2 इसमें आया है। अगर वहीं आप 3 को देखेंगे तो 3 पहले में मौजूद है, 3 तीसरे में मौजूद है, मगर 3 जो है दूसरे में नहीं है। 5 आपका दूसरे और तीसरे में है, मगर पहले में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ वह संख्या हमें पकड़नी है जो कि तीनों में मौजूद हो। जो भी इस चैप्टर को तैयार कर चुके होंगे, उन्हें बहुत बेसिक सा ये लग रहा होगा। पेशेंस रखिएगा, आपको जो प्रश्न आ रहे हों, आप जो है स्पीड बढ़ा करके आगे पहुंचिएगा, ताकि कम समय में आपके पूरे के पूरे टाइप आपके रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पर आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये आपकी जो है 4 है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये तो आपका एक बेसिक सा प्रश्न था, जो कि आपको समझना था, और उसके बाद जो है इसे करना है। दूसरे वाले प्रश्न को आपको खुद से लगाना है। रीजन क्या है कि पुलिस जैसे एग्जाम में कभी कभी होता है ना, कि प्रश्नवा नॉर्मल रहता है, आसान रहता है, मगर उसकी कैलकुलेशन हार्ड कर दी जाती है, और वहीं पर आपकी स्पीड को परखा जाता है कि आप कम समय में कर ले रहे हैं कि नहीं। लड़कों को लगता है कि यार जो है ये तो आसान है, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, उसी में दे देगा 902, 903, 907, ऐसे ऐसे करके दे देगा 1311, 1711। तो लड़के 37 से काटेंगे, 35 से काटेंगे, 32 से काटेंगे, कंफ्यूजन में रहते हैं बराबर। और वहीं आपको पता करना होता है कि आपकी स्पीड कितनी है। समझ रहे हैं? पुलिस जैसे एग्जाम में यही होता है। तो इस जो दूसरे प्रश्न को है आपको लगाना है, बाकी तीसरे वाले प्रश्न को हम बता रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, चाहे दशमलव वाली संख्याएं हो या बटे वाली हो, दोनों एक ही जैसी होती हैं। अब जैसे यहाँ पर 3/20 है, तो ये 20 जो है 0.3/2 लिख सकता था, ये भी हो सकता था। तो जब भी दशमलव लगा रहेगा, आप उसे बटे में चेंज कर लीजिएगा। बटे में चेंज करने के लिए 10 नीचे जोड़ देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर की दशमलव गायब हो जाएगी। अब देखिए, हम जो तीसरे प्रश्न को बताते हैं, सेम इसी के जैसा जो है चौथा प्रश्न है, चौथे वाले को आप लगाएंगे। तीसरा में है क्या, इससे हम पहले जो है हम आपसे कहे थे कि देखिए जो है, अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछता है तो ऊपर लघुत्तम रहेगा, और जो नीचे बचा है वह क्या रहेगा, महत्तम। अब मगर यहाँ पर क्या पूछा है,
यहाँ पर आप कहेंगे महत्तम समापवर्तक पूछा है। जो चीज पूछेगा हम उसे सबसे योग्य मानते हुए ऊपर रखेंगे। जो चीज पूछ रहा है, जैसे महत्तम पूछ रहा है तो आप ऊपर जो है महत्तम को रखेंगे। इस चैप्टर में महत्तम समापवर्तक के बाद क्या बचता है, कहेंगे लघुत्तम बचता है, तो नीचे क्या चला जाएगा, लघुत्तम। यानी कि अगर महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो अंश में आपका महत्तम होगा, और जो बचा वाला है वह कहाँ जाएगा, नीचे। संख्याएं कौन कौन सी हैं, आप कहेंगे 3/20 है, ठीक है, 3/20 है, फिर 4/9 है, और उसके बाद क्या है, 6/13 है। अब इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और 6 में भी है। आप कहेंगे पहले वाले में 3 है, और दूसरे वाले में 2x2 है, और तीसरे वाले में 2x3 है। ऐसी कोई भी संख्या आपको सामने दिखाई दे रही है जो कि तीनों में मौजूद हो। आप कहेंगे यार 3 जो है पहला और तीसरा में है तो दूसरा में है या नहीं है, 2 जो है दूसरा और तीसरा में है तो पहला में है या नहीं है। तो ऐसे में हमेशा जो है एक संख्या छुपी होती है, उस संख्या का नाम क्या है, 1, यानी कि 1। इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, आप कहेंगे इनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। अब नीचे वाली जो संख्या है इनका लघुत्तम निकालना है। जैसे आपका 20 है तो 20 को कहेंगे 4 5 20, 9 को आप लिखेंगे 3 9, और यह आपका क्या है, 13। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो या 2 बार आई हो। लघुत्तम समापवर्तक में यही होता था ना कि जो संख्या 2 बार आती थी या तीनों में कॉमन होती थी, सबसे पहले हम उसे लिख लेते थे, बाद में बची कुछ जितनी संख्याएं रहती थी सबको लिख लेते थे। यहाँ पर किसी में कुछ कॉमन है ही नहीं। आप कहेंगे 2 बार 3 आया है, इसका मतलब 9 हो गया, 1 बार 4 आया है, 1 बार 5 आया है, 1 बार क्या आया है, 13। तो हमको क्या करना है, सबका आपस में गुणा कर देना है। जो चालाक रहेंगे वो यहीं पर देख लेंगे या तीनों में कुछ मैचा नहीं कर रहा है, कहेंगे कि 2 9 18, यानी कि ये हो गया 180। ऐसे में क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे। कहेंगे 13 0 0, 13 8 104, 13 8 104 के 4 हासिल लगा 10, 13 एकम 13, और 10 कितना हो गया, आप कहेंगे 23। नीचे कितना हो गया, 2340। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया महत्तम समापवर्तक। किस प्रश्न का, आप कहेंगे तीसरे वाले प्रश्न का। ये जो तीसरा वाला प्रश्न है, ये जो है माफ कीजिएगा, ये नंबरिंग थोड़ा सा अलग हो गई है। हाँ, प्रश्न को मुझे लगता है आप बखूबी से समझ चुके होंगे कि अगर महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो सबसे पहले ऊपर हम महत्तम को निकालेंगे। एक बचा हुआ इस चैप्टर में लघुत्तम होता है, वह कहाँ चला जाएगा, नीचे। ऊपर वाले जितने भी अंश थे 3 4 और 6, अंश का जब हम मौसा निकाले हैं तो आया है 1। हर जो है, तीनों हर हैं, नीचे वाले का लौसा निकाले हैं तो आया है 2340। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, आगे चौथे वाले प्रश्न को आपको खुद से लगाना है, क्योंकि हम बार बार एक चीज रिपीट करते हैं। क्लास में आपको प्रैक्टिस बेजोड़ तरीके से कराई जाएगी। जब आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, तब जाकर के आपके अंदर एक जो होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग, वो अलग तरीके से आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे पेशेंस रख के आप लोग पढ़ा करिए, थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद 4 4 5 5 का पब्लिकेशनों को, ऐसी मतलब कि जितनी भी मार्केट की बेहतर बुकें हैं, 4 5 पब्लिकेशन को एक साथ रख के टाइप को खोजना, प्रीवियस ईयर के पेपरों को खंगालना है, पूरे डाटा को खंगाल करके तब जाकर के क्लास लेना, ताकि ऐसा कोई भी टॉपिक या टाइप नहीं है जो कि बचे। इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि गणित में 20/20 और हिंदी में 37/37, रीजनिंग में 55/55। आप कहीं ना कहीं उनके करीब बहुत आराम से जा सकते हैं, एकदम करीब, आराम से। 20 में 20 बेटा तो ये गणित आराम से हो सकती है। हिंदी है 37 में 35, तो नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम लेकर के चले हैं। रीजनिंग है 55 में 50, आप बेहद नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। सिलेबस जो चार्ट हम देने वाले हैं, अभी रीजनिंग का शायद रह गया, उस हिसाब से चलेंगे तब। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब जो है चौथे और 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं। ये भी आसान है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, जो कि आपको बताती है कि नहीं एग्जाम में देखिए प्रश्न आसान होते हैं, कैलकुलेशन हार्ड होती है, और वहीं पर व्यक्ति की समझदारी की जानकारी मिलती है, ठीक है।
आइए देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो महत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी के लिए लघुत्तम। तो ये तीन संख्याएं हैं 641, 711, 1527। ये तीन संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल बचते हैं? तो हम आपसे कहे थे, देखिए जब शेषफल अलग अलग बचे तो आप सबसे पहले उनको क्या करिए, घटा के किनारे कर दीजिए। तो पहले लघुत्तम में अलग तरीके से होता था, इसमें जब आप शेष को घटाएंगे, यानी कि ये 641 में से आपको किसे घटाना है, 12 को। यहाँ पर आपका 11 में से 2 घटा 9, 3 में से 1 घटा आप कहेंगे 2, ये कितना हो गया 629। पहली संख्या आपकी स्पष्ट तौर से 629 आ गई। दूसरी संख्या जो है 711, 711 में से आप किसको घटाएंगे, 8 को, कहेंगे 8 3 11 होता है, इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी हो गई, 708। तीसरी वाली संख्या जो है 1527, 1527 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1517। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों संख्याओं को तोड़ना है। हर बार की तरह इतना करने के बाद आप इन संख्याओं को छोटे छोटे खंड में तोड़ेंगे। अब जब यहाँ आप विभाज्यता का नियम याद किए होंगे, भाई विभाज्यता का नियम एक बार यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वह होती हैं जिनके इकाई का अंक 2 से कट जाए। 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वह होती हैं जिनके सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाए, और यही नियम है 9 से विभाज्य होने वाली संख्या का। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम का मतलब आप समझे, जैसे ये 15 है, 15 में अगर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कहेंगे 6, और 6 हमेशा 3 से कटता है। जब 6 3 से कट गया इसका मतलब 15 भी 3 से कट जाएगा। जैसे आपका 1 6 2 162 है, 162 के अंकों को जब आप जोड़ेंगे कहेंगे 6 2 8 1 9, तीनों का योगफल कितना आया, 9। इसका मतलब कि यह संख्या जो है 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। तो विभाज्यता का नियम आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों के लास्ट 2 अंक, जैसे 612 है, इकाई और दहाई अगर 4 से कट गए तो इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो आप ऐसे करके विभाज्यता का नियम हमेशा याद रखा करिए। अब जब आप आगे देखेंगे प्रश्नों को तो कैसे बारीकी से चीजें चलेंगी। यहाँ पर देखिए क्या है कि कैलकुलेशन मुझे पहले से ही याद है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लंबा गई है। इसमें है कि आपका 629 जो है इसे हम करेंगे 37 गुणे 17 में। किसमें, 37 गुणे 17 में। यह 17 बार में कटती है या 37 बार में। उसके बाद आपका जो है 708 है, इसे आप करेंगे तो 37 गुणे यह 19 बार में जाएगी। कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। 13 से काटेंगे, 15 से तो कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, क्योंकि जब 2 से नहीं कटा तो 16 से कहां से कटेगा। 17 से लास्ट में आप काटेंगे तो 1 कट जाएगी। अब 18 से कटेगा नहीं, क्योंकि 18 से कटता तो वो 2 से भी कटता, 9 से भी कटता, तो फिर आप जाएंगे 19 पर। लास्ट वाला जो ये 1517 दिखाई दे रहा है ना, इसी में थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि ये 37 गुणे 41 है। कैलकुलेशन थोड़ा सा भाई टिपिकल था, ये 37 से कटेगी और 41 से। अभी देखिए जो है, अगर हम ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे तो 641 में से जब आप 12 घटाए हैं 729, 711 में से जब 8 घटाएंगे तो 708 कहां से होगा। जब आप 8 घटाएंगे तो 8 3 11 तो ये 703 ना होगा। यहाँ पर क्या है, 703 है, तो इसे भी आप चेंज करके क्या लिख लेंगे, 703। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 8 होता इकाई पे, अगर इकाई पर 8 होता तो वह संख्या 2 से कट जाती। अगर जो ये हम मिस्टेक से 708 लिख दिए थे, तो होता क्या कि जब आप 708 लिखेंगे ना तो ये 2 से आराम से कट जाएगी, तो ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें आप अगर तीनों में देखेंगे ध्यान से, 37 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में मौजूद है। जब हम तीनों के गुणनखंड को किए, तीनों का खंड हम तोड़े, तो उसमें हमें एक ऐसी संख्या मिली जो कि तीनों में मौजूद है, और वह आपकी क्या है, 37 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा चौथे वाले का, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है 37 है, जो कि उससे तीनों कट जाएंगे, या जिससे कि तीनों संख्याएं क्या है, विभाज्य है।
ठीक है। और हाँ, ये चौथा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है, 4 तो ऊपर हो चुके हैं, का है पांचवा प्रश्न या आप कह लीजिए छठवां प्रश्न। इस प्रश्न को आप खुद से करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 626 को, 944 को तथा 1050 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचना चाहिए। बेहद आसान प्रश्न है। थोड़ा सा इसका तरीका जो है हम बता दे रहे कि ये दो मतलब कि दो संख्याओं का आपस में घटाव कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो है ये छठवें प्रश्न से जो है ना प्रश्नों का टाइप बदल गया है और अक्सर ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार दिखाई देते हैं। छठवें से लेकर के 10वें तक जो नीचे के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ा अलग टाइप के हैं। लगेगा आपको कठिन है, मगर इससे आसान इस पूरे चैप्टर में कोई प्रश्न ही नहीं है। बस अंतर ये था कि हम उसको मन से पढ़े नहीं थे। आज हम अगर उसको मन से पढ़ लेंगे तो वाकई में वो हमें बहुत आसान लगेगा। प्रश्नों को बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना। तो हम ऊपर की चीजें जो है मिटा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे करके क्लास जो है देखिए मेरा पूरा फोकस है कि 2 महीने के अंदर मैथ की क्लास खत्म कर दें, ताकि जो हिंदी की क्लास या रीजनिंग की है ये सब जो क्लासें बची हुई हैं इनको भी जल्द समाप्त किया जा सके, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है छठवें प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याओं का योगफल जो है 749 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 107 है। तो बताइए ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े कितने होंगे। जब संख्याओं के संभावित जोड़े पूछे तो हमें लास्ट में सह अभाज्य संख्या निकालनी होती है। यह तो अलग टॉपिक है। पहले प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप कहेंगे 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 749 है। एक संख्या a होगी और दूसरी संख्या b होगी, इन दोनों का योगफल कितना होगा, आप कहेंगे 749 होगा। अब मगर इसमें एक चीज कह दिया है कि इनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 107 है। अब महत्तम समापवर्तक का मतलब आप समझ चुके हैं कि यह एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में मौजूद रहेगी। यह 107 इसके साथ भी है, 107 गुणे a, और यह 107 इसके साथ भी है। महत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या है जो कि 2 संख्या, 3 संख्या, 5, 10 संख्या सब में मौजूद होती है। जितनी संख्या यदि रहेंगी सब में मौजूद रहेगी। तो पहली संख्या 107 a हो गई और दूसरी संख्या 107 b हो गई। इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 749 दिया है। अब बीज गणित में जानते थे कि जो भी संख्या दोनों में कॉमन होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 107 बाहर जाएगा, अंदर a प्लस बी इक्वल टू 749, यही आपको मान मिलेगा। जब आप इससे काटेंगे तो कहेंगे 7 7 49 हो रहा है और 1 में 7 बार में कट जा रहा है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे a और b का मान कितना मिल गया, प्लस में 7। तो अब जो है पूछा है कि इसके संभावित जोड़े कितने होंगे। 7 को अगर आप तोड़ेंगे कहेंगे इसी के अंदर आएगा 4 5 6 7। भाई 7 जो है 6 नहीं, 7 तो नहीं आएगा, इन्हीं के बीच में जोड़े होंगे। भाई 7 के संभावित जोड़े खोजना है तो 1 से लेकर के 6 हैं, इन्हीं में से किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, क्योंकि a प्लस b बराबर 7 है। यानी कि कोई 2 संख्या को जोड़े तो 7 आना चाहिए। और किन 2 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जब भी रहेगा 7 से छोटी संख्याएं रहेंगी तब तो जोड़ेंगे तो आप 7 आएगा। अब आप कह दिए कि 6 प्लस 9 बराबर 7 आएगा, कहेंगे 6 प्लस 9 बराबर 15 होता है, 7 से बड़ा आ जाएगा। और हमें 2 संख्याओं का जोड़ हमेशा लाना है 7। अब इस परिस्थिति में आप दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे 1 के साथ 6 जोड़ने पर 7 आता है, 2 के साथ 5 जोड़ने पर 7 आता है, 4 के साथ जो है 3 जोड़ने पर, 3 के साथ 4 जोड़ने पर 7 आता है, 5 के साथ 2 हो चुका है, 6 के साथ 1 हो चुका है। तो इसके कितने संभावित जोड़े मिले, आप कहेंगे इसके संभावित जोड़े 3 मिले, मगर आंसर में 3 तो दिया रहेगा और सथवा में 1 ठो 2 भी दिया रहेगा। और यही सबसे बड़ा खेल है। यहीं पर सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि एक संख्या का कोई भी खंड दूसरे वाले में मौजूद नहीं होगा, उसका महत्तम समापवर्तक 1 माना जाता है। अगर आप देखेंगे 1 और 6
दोनों अलग अलग है। 2 और 5 दोनों अलग अलग है। 3 और 4 दोनों अलग अलग है। यानी कि इसके टोटल संभावित जोड़े कितने हैं? 3 हैं। यह पूरे तरीके से आंसर सही है। अगर कहीं ऐसा होता कि 2 और 6 मिलता, मान लीजिए कोई 8 रहता, यहाँ अंकों का योगफल 8 रहता, 2 और 6 मिलता, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा कभी भी मान्य नहीं होता, क्योंकि 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। बस सह अभाज्य संख्याओं में, जैसे इस प्रश्न में तो वैसा चीज मिला नहीं। हो सकता है आगे आप कोई ऐसे प्रश्न लगाएं जिसमें लास्ट में आपको मिले a + b = 8 मिल जाए। तो a + b = जब 8 मिलेगा तो आप कहेंगे 1 + 7 = 8 होता है, फिर कहेंगे 2 + 6 = 8 होता है, फिर कहेंगे 3 + 5 = 8 होता है, फिर कहेंगे 4 + 4 = 8 होता है, फिर कहेंगे 5 + 3 = 8 हो चुका है। तब आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर बाई चांस 7 की जगह पर संभावित जोड़ों का योगफल 8 होता, तो इसमें आप आंसर कितना टिक करते हैं? आप कहते हैं जो ये 2 और 6 वाला दिख रहा है यह संभावित जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है, और इसका आंसर आपका कितना आता? 3 संभावित जोड़े। इसी चीज को जो है आपको याद रखना है। कभी भी प्रश्न बदल करके अगर ऐसे दिखाई दे तो आप संभावित जोड़े सिर्फ उन्हीं को मानिएगा जो कि एक दूसरे के सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय एक को छोड़ करके। 3 और 4 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे तीनों कट जाए, चारों कट जाए। 2 और 5 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 2 को भी काट दे, 5 को भी काट दे। 1 की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग टॉपिक है, सहअभाज्य का नियम है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न को काफी विस्तार से हम बताए हैं, और जहां तक है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। 12 को ऐसे खंडों में तोड़ना है जिनका गुणनफल 12 आना चाहिए। पहले तो योगफल 12 लाना था, अब क्या लाना है? गुणनफल। तो आप कहेंगे एक संख्या हो सकती है 1 गुणते 12 = 12 होता है, और दूसरा जो है 2 गुणते 6 = 12 होता है, तीसरा जो है 3 गुणते 4 = 12 होता है, और कुछ होता है भाई 12 × 1 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12। तीन क्यों ना ऐसा है? 12 से ऐसी तीन ऐसी संख्या छोटी हैं जिनके गुणनफल 12 होते हैं। मगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 6, इनमें 2 मौजूद है दोनों में, यानी कि यह मान पूरे तरीके से नहीं होगा। इसका आंसर एक यह। तो संभावित जोड़े कितने मिलेंगे? आप कहेंगे संभावित जोड़ों की संख्या 2 है, 1 गुणते 12 और 3 गुणते 4। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया। जैसे योगफल में योगफल का नियम चल रहा था, वैसे गुणन में गुणन का नियम चल रहा है। अब आगे आप देखिएगा जो है ये 9वां और 10वां प्रश्न। 9वें और 10वें प्रश्न जो है एकदम एक जैसे हैं। एक प्रश्न को हम बता दे रहे हैं, दूसरे वाले को आप जो है खुद से करेंगे। चलिए लगाइएगा ये लास्ट प्रश्न, इसके बाद जो है टाइप बदलेंगे, उनके बारे में आगे लेकर के हम आएंगे। सबसे पहले आप 9वें और 10वें में से किसी एक प्रश्न को समझिएगा कि दिया क्या है। देखिए लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के जो चैप्टर है ना, ऐसा कह लीजिए कि पूरी की पूरी अंक गणित ही बहुत आसान होती है। बस हम उसको थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार शॉर्ट तरीके से तो बहुत कठिन है। प्रश्नों का टाइप कोई बचबे नहीं करेगा, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे करके पूरे 16 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आइए 9वें प्रश्न को पढ़िएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है, यानी कि a/b का मान कितना है? 15/11। कह रहे कि इनका जो महत्तम समापवर्तक कितना है? आप कहेंगे 13 है, यानी कि 13 है आपका इसमें भी मौजूद होगा और 13 है आपका इसमें भी मौजूद होगा। तो कह रहे कि बताइए संख्याएं क्या होंगी? भाई 15 गुणे 13 होगी, 11 गुणे 13 होगी। पहली संख्या आपका 13 × 5 = 65 के 5 हासिल लगा 6, 13 × 1 = 13, 6 19। पहली संख्या कितनी होगी? 195। दूसरी 13 × 1 = 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 × 1 = 13, 14। दूसरी संख्या कितनी होगी? 143 होगी। ये रहा आपकी इस प्रश्न का आंसर, जो कि बेहद आसान था। लास्ट वाले प्रश्न को आप खुद से कवर कर लीजिएगा, बाकी जितने भी प्रश्न बचे उन्हें हम लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए सामने जो ये 8 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, यदि हम इन 8 प्रश्नों को कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर जो दूसरा वाला है लघुत्तम और महत्तम का चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। आपका कोई भी टाइप बचने वाला नहीं है जो कि एग्जाम से बाहर चला जाए। आइए समझते हैं। इसमें क्या है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। इनमें से कौन सी संख्या इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती?
ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो विकल्प में 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। होता क्या है भाई, महत्तम समापवर्तक हम उसे कहते हैं जो कि दोनों या तीनों संख्याओं में मौजूद हो, यानी कि उसके हर एक संख्या में मौजूद हो। और जबकि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, उन सभी संख्याओं को आपस में मिलाने के बाद बनता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो ये आपका महत्तम समापवर्तक है हमेशा इसके अंदर ही रहता है। किसके अंदर? आप कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक के अंदर ही रहता है। महत्तम समापवर्तक यदि x है, एक मिनट जो है मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, यदि महत्तम समापवर्तक कितना है, x है, तो इसमें कह रहा है कि उसका जो लघुत्तम है इसका कितना है, 45 गुना। लघुत्तम कितना है, आप कहेंगे 45 गुना। अब इसमें एक चीज कर दिया कि यदि एक संख्या 125 हो, a का मान अब इसमें कह दिया कि यदि एक संख्या 125 हो, यानी कि पहली वाली संख्या का मान स्पष्ट तौर से कितना है, 125 है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए, b का मान निकालना है। अब आपको करना क्या है, लघुत्तम और महत्तम x और 25x है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का योगफल 1150 है। लघुत्तम और महत्तम का योगफल कितना है, आप कहेंगे 1150 है, यानी कि x + 45 x बराबर 1150। इसकी मदद से आप लघुत्तम और महत्तम का मान निकाल लेंगे। उसके बाद पहली संख्या दी गई है, दूसरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम जो है 5वें और 6वें प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। 5वें और 6वें प्रश्न में से एक हम बता दे रहे हैं, दूसरा आपको अपने से लगाना है। 5वां प्रश्न है क्या, ऊपर से हम जो है मिटा दे रहे हैं। देखिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। अगर आप नोट बनाएंगे वही लास्ट में एग्जाम के समय काम आने वाली है। अंक गणित की जो ये 16 चैप्टर हैं, इनके टाइप लगभग 90% जो है नोट्स में नहीं, अरे आप 90 क्या 100 रख सकते हैं, क्योंकि पुलिस के लिए ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस में ज्यादा कठिन नहीं आने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद क्या पूरा भरोसा है ये क्लास से ही लगभग पूरे प्रश्न कवर होंगे, उनका टाइप नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं। ये अच्छा, ये जो है मिट गया थोड़ा सा जो है ना, ये प्रश्न मिट गया, तो इसको आप लगा लीजिएगा। 5वां प्रश्न जो है गलती से मिट गया है, इसे देख करके आप लगा लीजिएगा। 6वें को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि 5वें और 6वें दोनों एक जैसे हैं। कह रहे कि नापने की 3 छड़ें हैं, 3 अलग अलग छड़ें हैं, जो कि 64 सेंटीमीटर की है, 80 सेंटीमीटर की और 96 सेंटीमीटर की। इन तीनों छड़ों की लंबाइयां दी गई हैं। अब इसमें कह दिया कि इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। अगर आप यहां ध्यान देंगे, नापने की 3 छड़ें हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। अब आपको इसमें करना क्या है, तीनों संख्याओं को तोड़ना है। उनमें से एक संख्या ऐसी आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या आप कह लीजिए, जो कि तीनों में मौजूद होगी, यानी कि महत्तम समापवर्तक तीनों का निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 64 है, दूसरा 80 है, तीसरा 96 है। 8 8 64, 8 8 64, 8 10 में 80 हो गया। फिर उसके बाद 12 8 96, 12 8 96 और आगे टूटेगा तो यानी 16 चौके 64, 16 5 80, 16 छक्का 96। वह अधिकतम जो छड़ है तीनों की नाप देने वाले कितने सेंटीमीटर की है, 16 सेंटीमीटर की। 16 से अगर आप तीनों को डिवाइड करेंगे, तीनों कट जाएंगे। इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो यह तीनों बिल्कुल नहीं कट पाएंगे। तो आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे, 16। ठीक है, 5वें को लगा लीजिएगा। ये देखिए ये सब आसान प्रश्न है, इस वजह से थोड़ा जल्दबाजी में हम खींच रहे ताकि समय की बचत हो। मेरा मेन फंडा है कि समय की बचत हर हाल में करनी है और प्रश्न भी क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे 7वें और 8वें प्रश्न को, एकदम हूबहू एक ही प्रश्न यह भी है। आप देखे होंगे जब भी प्रश्नों का टाइप हम उठाए हैं तो हर टाइप में से एक प्रश्न हम बताते आए हैं, दूसरा जो है आपके लिए दिए हैं।
ताकि भाई समझने के बाद आप तुरंत प्रैक्टिस करें, तब चीजें और आसान हो जाती हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 7वां प्रश्न है इसको हम लगा रहे हैं, 8वां आप लगा लीजिएगा और आपके हल करते ही यह चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। 7वां है क्या, कह रहा है कि 5 घंटियां हैं 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 5 को घंटियां हैं 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 45 सेकेंड, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। अब कह रहा है कि यदि वे प्रातः सुबह में जो है 7 बजे एक साथ बज रही हैं, एक समय ऐसा आएगा कि सभी घंटियां एक साथ में बज जाएंगी। भाई अंतराल तो सब में है, मगर कोई ना कोई एक ऐसा समय जरूर आएगा जब ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, और वह समय कौन सा था, सुबह का 7 बजे का समय था। तो कहते चलिए ठीक है 7 बजे सभी घंटियां एक साथ बज गई, बताइए दोबारा कब वह पूरी घंटियां एक साथ बजेंगी। जब ऐसे प्रश्न आएंगे आप सभी को तोड़िए, गुणनखंड करिए, अब बहुत मजा आने वाला है। भाई 6 है, 6 को अगर आप तोड़ेंगे तो कहेंगे 2 तिहाई 6। 8 है, 8 को अगर तोड़ेंगे तो 4 दूना के 8। ये 12 है, 4 तिहाई 12। उसके बाद क्या है 18 है, 18 का मतलब 9 दूना के 18। फिर 45 है, क्या है 45, तो ये हो गया 9 5 45। अब इसमें आपको क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम कितना होगा। एलसीएम जो अब ये सभी मान जो है सेकंड में दिए हैं, सेकंड मिनट घंटा होते हैं ना, तो सभी मान किस में है, सेकंड में। लघुत्तम समापवर्तक के लिए हम आपसे कहे हैं सबसे पहले हम उस संख्या को पकड़ेंगे जो तीनों में मौजूद हो, अथवा जैसे इसमें 2 है, इसमें 4 दूना के 8 है, तो इसके अंदर तो 2 समाहित ही है, तीसरे में जाएंगे 4, यह भी उसके अंदर है, और चौथे में 2 है, यह भी इसके अंदर है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे 8 है, जो कि 4 बार 2 मौजूद है। पहले वाले में एक ही बार 2 था, तो उन 4 बार वालों के अंदर घुस जाएगा। तीसरे वाले में 2 बार 2 था, वह भी 4 के अंदर चला गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1 बार 3 है, 1 बार 3 है, और यहाँ कितनी बार 3 है, 2 बार है, तो आप कहेंगे जो 2 बार मैक्सिमम है हम उसको पकड़ लेंगे। फिर आगे जो बचा कुचा है तो आप देखेंगे बचा कुचा क्या है, 5 है, क्या है 5 है। तो अब जब आप इनका गुणा करेंगे 8 5 40, और ये हो गया 9 चौके 36, 360 क्या आया, आप कहेंगे 360 सेकेंड। यानी कि सभी घंटियां 360 सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। तो अब इसको मिनट में बदलना है, 360 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो ये 6 मिनट बाद, क्या चीज है 6 मिनट बाद। जो घड़ी की ये जो घंटियां थी 7 बजे एक साथ बज रही थी, अब वह 7 बज करके 6 मिनट बाद जो है दोबारा एक साथ बजेंगी, और यही आपके प्रश्न का क्या है, आंसर है। और यही आपके प्रश्न का क्या है, आंसर है। लास्ट वाले प्रश्न को आप कवर कर लीजिएगा। तीसरा चैप्टर औसत जल्द आपके सामने होगा।